Greetings students, how are you? I hope all you are well beta. Today we are going to start a new chapter number 4, Insight into Program Execution. This is the last chapter of our first unit. Okay, the chapter name is Insight into Program Execution. Now beta, in this chapter we are going to read about how the program execute, what are the basic flow of compilation, what are the translation process, what is the role of operating system. Okay, so let's start the introduction of this chapter. But as you know, computer works only and only machine level language which is not understandable to the programmer. ठीक है. Similarly, programmer works with the language which is not understood by a computer system. मीन्स क्या कह रहा है बेटा, एज यू नो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली मशीन लैंग्वेज. दैट्स थिंग वी डोंट अंडरस्टैंड. 0-1 की लैंग्वेज को हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. ओके, बट विच लैंग्वेज वी नो दैट डजेंट नो अबाउट द कंप्यूटर. इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर को नहीं पता बिकॉज उसे हर चीज़ को ट्रांसलेट करना पड़ता है. ओके, सो programmers write program in a specific programming language code like C, C++, Java, Python, etc. These are a lot of languages that in which programmer write a program. These languages are not understandable by computer system. Okay, but computer cannot direct understand what the programmers have written because computer understand a totally different language that's called a machine language. Okay, thus for a computer to execute your program, it is important that your program code must be converted into computer understandable code. क्या कह रहा है कि कंप्यूटर को अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है कि प्रोग्राम कोड जो हमने राइट किया है कोड को उसको कन्वर्ट करना है किस में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. वो कौन सी है? मशीन कोड 0-1 की कोड में. ओके, सो दैट इन दिस चैप्टर वी शैल going to talk about what happens when you have write your program, what changes your program code, how it reaches to executing stage. Okay, got it बेटा? कैसे वो एग्जीक्यूटिंग स्टेज पे पहुंचता है. आपने एक प्रोग्राम राइट कर दिया, ठीक है. प्रोग्राम राइट करने के लिए अब उसको बाइनरी कोड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम देखेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन. बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन बेटा, व्हेन अ प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम in any programming language, it is called a source language. When a program writes a program in any program language, it is called a source code. Source code is to be written as per the rules of a programming language. अब different programming languages के different rules होंगे. जैसे हम इंग्लिश हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस राइट करने के लिए उसके भी रूल्स होते हैं. हिंदी में अगर हम कुछ राइट करते हैं उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं. अदर जो लैंग्वेजेस है हमारी उनमें डिफरेंट रूल्स होंगे. इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर आर सम रूल्स. दैट रूल्स is mentioned in the languages. Means source code is to be written as per the rules of program languages, and it is easier for us means humans, user, programmer, to read it. जो हमने प्रोग्राम राइट किया है उसे रीड करने के लिए वो इजी हो जाता है जो हम सोर्स कोड राइट करेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इजीली से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, for a computer to understand a program, it must be converted to computer's language. उसको किस में हमने कन्वर्ट करना है? कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी कोड और मशीन कोड. मीन्स 0-1 की फॉर्म में हम उसको चेंज करेंगे. ओके, नो अबाउट द बाइनरी हमने अभी देखा भी, अभी लेसन सेकंड में भी रीड आउट किया है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी. एक वर्ड के लिए अगर हमने एक बेसिक वर्ड ही राइट करना है, हर लेटर के लिए एक उसके पास डेसिमल नंबर है, फिर वो डेसिमल नंबर को क्या करेगी? बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा. राइट बेटा, गॉट इट?
वो अब 0101 में एक यानी कि बेसिक 5 वर्ड्स का वर्ड लिखने के लिए उसके पास कितना लंबा 01 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट ईजी फॉर अ ह्यूमन और यूज़र और अ प्रोग्रामर, बिकॉज अगर हमने एक 1 और 0 में मिस्टेक कर दी, 1 की जगह 0 राइट कर दिया, 0 की जगह 1 राइट कर दिया, कि उसकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, जो वर्ड का मीन होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ओके, तो सो दैट वी आर रिटर्न राइट अ प्रोग्राम और कोड इन अ programming language. Okay, a program should be converted in machine code that can be directly executed by the computer. Executed means execute क्या होता है बेटा, run. आप देखते हो बेटा, आप कोई सॉफ्टवेयर लेके आते हो, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फाइल्स होती हैं, उसको आपने सिर्फ रन करना होता है। रन मीन्स उसके सेटअप पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, राइट। दैट वर्ड्स इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड, दैट वाज इट कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। और आपने देखा होगा जो एग्जीक्यूटेड फाइल हैं वो .exe फाइल्स होती है। कौन सी फाइल्स होती हैं? exe फाइल्स। हम सेटअप रन करते हैं, ठीक है। अब देखो कि सोर्स कोड है हमारे पास, उसको हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है फॉर विच पर्पस? एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। अब जो सोर्स कोड है बाइनरी कोड में उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसलेटर चाहिए उसके लिए, जो उस कोड को कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड टू बाइनरी कोड। उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है दैट ट्रांसलेटर सोर्स कोड इनटू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। Okay, and there are two types of translator, that is compiler and interpreter. Both are the translator, but job of both these translators are different. दोनों क्या करेंगे कि आपका कोड को कन्वर्ट कर देंगे, जो सोर्स कोड है जो हमने राइट किया है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे, बट इन डिफरेंट मैनर्स। कंपाइलर अलग से काम करता है, इंटरप्रेटर अलग से काम करता है। नाउ लेट अस सी हाउ दे कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट द कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दैट आर ट्रांसलेटर। और ये क्या करते हैं? आपके सोर्स कोड को किस में चेंज करेंगे? मशीन कोड में। ओके, तो नाउ what is compiler what happened during compilation process में क्या होगा कि what happened during compilation, a compiler take the source code and then follow certain micro steps to produce a low level code। जो आपके पास कंपाइलर है वो क्या करेगा? सोर्स कोड को लेगा और कुछ उसके पास अपने स्टेजेस होंगे, उन स्टेजेस से वो 1 by 1 करके स्टेप्स फॉलो करेगा, देन उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? लो लेवल कोड में। द मेजर स्टेप्स आर हियर, फर्स्ट इज प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड कंपाइलेशन में भी 2 प्रोसेसेस है, एनालिसिस और सिंथेसिस, देन असेंबली, लिंकिंग एंड लोडर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। फर्स्टली इज प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्या है बेटा? दिस फेज रिमूव्स कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड and adds the required component which is necessary for the execution of a program। बेटा जब हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे ना, आगे आपको ये सिंपल आपको एक बार समझ लीजिए, जब नेक्स्ट टाइम हम आगे हमारे पास जो सेकेंड यूनिट आएगी प्रोग्राम लैंग्वेज के ऊपर, हम पाइथन के ऊपर जब रीड आउट करेंगे तब आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा उसमें क्या है, ठीक है। जस्ट लिसन केयरफुली, ये चीज़ें आगे रिपीट होंगी आपकी सेकेंड यूनिट में। प्री प्रोसेसिंग क्या करता है? जो आपने प्रोग्राम राइट किया, ठीक है, उसमें हम कुछ कमेंट्स राइट करते हैं बेटा। कमेंट्स राइट करते हैं मीन्स वो सोर्स कोड में हम क्यों राइट करते हैं कि कोई भी अगर रीड कर रहा है उस प्रोग्राम को, अगर हम भी रीड कर रहे हैं तो हमें याद हो कि हमने ये चीज़ किस लिए राइट की है, एक कमेंट्स राइट कर देते हैं उसके लिए। तो प्री प्रोसेसिंग स्टेज में क्या होगा? वो कमेंट्स को रिमूव कर देगा सोर्स कोड में और ऐड क्या करेगा? कोड, उस कोड को ऐड करेगा विच इज़ नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। बेटा कुछ हमारे पास मॉड्यूल्स हम अपने प्रोग्राम में राइट करते हैं, वो आपको आगे समझ आ जाएगा जब हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं यूजिंग अ इंपोर्ट कमांड। ओके, वो क्या करती है? आपके जो हमने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया उन्हें ऐड करती है इस स्टेज पर। ओके, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज
and the end of this phase the source code is converted to just the complete code. सोर्स कोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टू जस्ट अ कंप्लीट कोड, मीन्स ऑल कमेंट्स रिमूव्ड एंड नथिंग, जस्ट ऐड और एक्सपेंड एज मॉड्यूल्स विच वी आर imported. Got it? Next is compilation phase. Compilation phase further can subdivided in two sub phases. First is analysis phase and second is synthesis phase. पहले वो क्या करेगा? उस कोड को एनालिसिस करेगा. एनालिसिस मीन्स वो आइडेंटिफाई करेगा इंडिविजुअल यूनिट्स को कि कौन कौन से हमने उसमें कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, फंक्शंस यूज़ किए हैं सोर्स कोड में. उन इंडिविजुअल यूनिट्स को वो आइडेंटिफाई करेगा और उनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. देन वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक स्पेशल टाइप की टेबल क्रिएट करेगा जिसे हम क्या कहेंगे? सिंबल टेबल. ओके बेटा, अगर हमारे पास कुछ एक साथ डेटा है, सपोज हमारा कंप्लीट 9th क्लास का या 10th क्लास का 11th क्लास का डेटा है, मेरे पास 11th क्लास का डेटा, मैंने उसको अब 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड करना है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में, राइट. कैसे करेंगे? उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे. कौन कौन से स्टूडेंट्स आर्ट्स में हैं, कौन से स्टूडेंट आपके साइंस के हैं, कौन से कॉमर्स के हैं, कौन सी 10th क्लास के हैं, कौन से 9th क्लास के हैं. डिफरेंट हमारे पास कंप्लीट डाटा में से हम डिफरेंट चीज़ें को इकट्ठा करके एक साइड पर रख देंगे. ठीक है, तो वो क्या होता है आपका? एनालिसिस फेज. देन आता है सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज क्या है बेटा? ये आपके बैक एंड में काम करती है और एनालिसिस फ्रंट एंड फेज पर काम करती है. बैक एंड फेज ऑफ द कंपाइलर पार्सेस द कोड and generate syntax tree analyzing the syntax of the source code. Means वो क्या करती है कि एक syntax tree क्रिएट करती है आफ्टर पार्सिंग द सोर्स कोड. मीन्स अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, मुझे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है, वो क्या करेगी? इसका सिंटैक्स ट्री क्रिएट करेगी. हर एक वर्ड के ऊपर जाएगी. यस, 2 इंटीजर है, देन ऑपरेटर है, देन इंटीजर है, देन ऑपरेटर है, देन इंटीजर है. सबसे पहले क्या काम होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी. जो इसका रिजल्ट आएगा उसको भी सेव करना है, देन उसको फिर हमने +4 करना है. दीज ऑल द पार्सिंग सोर्स कोड. मीन्स वो एक ट्री बना देगी कि हमें पहले क्या वर्क करना है, स्टेप्स बना देगी एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्री. ओके, ड्यूरिंग बोथ द फेसेस of compilation, if the syntax and semantic rules, syntax और semantic means जैसे हम अपने ग्रामर में रूल्स लेते हैं, इन द सेम वे कंप्यूटर में उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं? semantic rules of the programming languages are found violated in source code. Violated means अगर कोई एरर है उनमें, the compiler generates an error within the line number of the source code. आपने पूरा कोई एक प्रोग्राम राइट कर दिया, ठीक है, एक प्रोग्राम राइट कर दिया, ठीक है. सिंथेसिस में बोला कि सिमेंटिक हम वो यूज़ करती है. मीन्स सिमेंटिक मीन्स ग्रामर रूल्स चेक करती है. मीन्स अगर हमने कोई ब्रैकेट स्टार्ट किया है, उसको क्लोज किया है कि नहीं किया, अगर हमने ए में कोई वैल्यू डिफाइन की है तो उसके आगे इक्वल लगाया है कि नहीं लगाया. लाइक दिस देयर आर सम रूल्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी सिंथेटिक फेज में चेक करती है. अब वो क्या करते हैं? कह रहे हैं कि जब आपका ये कंपाइलेशन फेज में जब ये दोनों आपकी फेसेस चलती हैं तो क्या होता है? इन दोनों में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए. अगर कोई एरर आता है तो कंपाइलर क्या कर रहा है कि विद द लाइन नंबर ऑफ द सोर्स कोड इट गिव्स द एरर. मीन्स हमने 10 लाइन्स का एक सोर्स कोड लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये पूरे के पूरे कोड को वो पहले कोड लिखेंगे, फिर वो कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा. ओके, कंपाइलर क्या करेगा? इसको कंपाइल करेगा. सपोज इन द लाइन 4 हमारा कोई एरर है तो वो लास्ट में दे देगा लाइन 4, जो भी एरर का नेम होगा वो राइट कर देगा. ये आपको कौन सा एरर, किस टाइप का एरर है, ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम्स राइट करेंगे, देन यू नो अबाउट एक्चुअल द थिंग्स. ओके, at the end of the compilation all the errors found in the source code are listed with the line numbers. got it बेटा? अगर 4 में है, 10 में है, जोन सी भी लाइन में है वो बता देगा. then programmer can correct the error and recompile the corrected code. यहाँ पर अगर एरर आ गया तो पहले उसको हमें करेक्ट करना है, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे? रिकम्पाइल करेंगे. मीन्स फर्स्ट 2 phases ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेसेस आर रिपीटेड.
Okay, after the compilation process we will move to the next phase only if the source code is found to be error free, means free from all compile times error. Got it? अब जब आपका कोड जो है एरर फ्री हो गया तो कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा इसे इंटरमीडिएट कोड में. किस कोड में? इंटरमीडिएट कोड में. और इंटरमीडिएट कोड को हम कौन सा लेवल बोलते हैं? असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस. अभी भी हमारा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसने एक इंटरमीडिएट कोड को किया है. सोर्स कोड से क्या बना अभी हमारा? इंटरमीडिएट. कौन सा बना? इंटरमीडिएट. और इंटरमीडिएट कोड कौन सा होगा? असेंबली. इसके बाद कौन काम करेगा? असेंबली लेवल में आ गया तो फिर असेंबलर वर्क करेगा. असेंबली फेस आएगी. असेंबलर क्या करेगा? आपके जो असेंबल कोड आया है, असेंबली कोड आया है, इंटरमीडिएट कोड आया है, उसे बाइनरी कोड में चेंज करेगा. दिस फेस रिसीव्स द असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन. कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई? जो हमारा सेकेंड फेस कंप्लीट हुआ है, उन्होंने इंटरमीडिएट कोड क्रिएट किया जो कि असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं. अब इस फेस में, असेंबली फेस में हमारे पास जो रिसीव्स हुई हैं असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन, उनको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड. मशीन कोड को भी हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं. मीन्स ऑब्जेक्ट कोड हो गया, मशीन कोड, बाइनरी कोड. ओके बेटा. And this phase does the same work that assembler does. Means assembler क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड टू बाइनरी कोड. नेक्स्ट आता है लिंकिंग. अब हमारा ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड बन गया है, बट अभी भी उसमें चीज़ें कुछ बाकी हैं बेटा. अब उसने कहा है कि कौन सा प्रोसेस चलेगा? लिंकिंग. असेंबली ने हमें ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड बना के दे दिया. अब लिंकिंग क्या होगी कि इन दिस स्पेस ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आर लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट कोड. इस स्पेस में क्या होंगी? जो जो हमारे बाइनरी कोड को एक्चुअल में और चीज़ें चाहिए जो वो एग्जीक्यूट हो जाए हमारे कंप्यूटर में किसी बिना और सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो दैट पार्ट इज़ लिंकिंग. वो लिंक करेगा डिफरेंट लाइब्रेरी से. बेटा आपको पता है कि हमारे जो, अगर हमारा कंप्यूटर में डिफरेंट विंडोज़ है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, उन विंडोज़ के लिए डिफरेंट हमारे पास क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं. अगर हमारे कंप्यूटर में विंडो 7 का डाल रखी है और हम डाउनलोड कर रहे हैं कोई विंडो 8 का सॉफ्टवेयर, वो एक्सेस नहीं करेगा उसको, वो मीन्स प्रॉपरली उस पर रन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कुछ बेटा लाइब्रेरीज होती हैं जो आपके विंडोज़ में होती हैं. अब मशीन कोड क्या करेगी? लिंकिंग करेगी किसके साथ? आपकी इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो रिक्वायर्ड हैं एग्जीक्यूशन के लिए. ओके. नाउ in this part, this code generated for this phase is actually binary code, but still computer is not able to execute the code. Why? Because the important libraries required for execution are still not linked with this code. तो दिस वर्क इज कैरिड आउट बाय लिंकर. कौन काम करेगा अब इसमें? लिंकर. क्या करेगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है उसको लिंक करेगा किससे? सम इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी से. So in this phase, operating system resolves all memory references that develops executable file. Means क्या है कि आपके पास जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे जो भी वर्क बेटा कंप्यूटर में हो रहा है, कंप्यूटर ऑन करने से जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अब इस पेज में वो कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल मेमोरी रेफरेंसेस, जितने भी मेमोरी उसको चाहिए वो सब रेफरेंसेस कौन अब रिजॉल्व करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड कोड इज़ कन्वर्टेड टू फॉर्म विच रिक्वायर्स नथिंग एल्स टू रन. अब किस फॉर्म में उसको रिटर्न कर दिया? सिर्फ एग्जीक्यूशन फाइल, EXE फाइल में उसने रिटर्न कर दिया, जो हम किसी भी कंप्यूटर में जाकर, अगर वो विंडोज 7 की लाइब्रेरीज़ के साथ लिंक है तो विंडोज 7 की लाइब्रेरीज़ के साथ जाकर ही वो उसी कंप्यूटर में रन होगा. ठीक है. एग्जीक्यूट होगा मीन्स रन होगा. तो हमारे पास कौन सी फाइल होंगी रन करने के लिए? .exe फाइल्स. ओके. नाउ इन दिस पेज योर EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल हैज़ बिकम. ओके. नेक्स्ट इज लोडर. लोडर क्या करेगा? लोडर इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर दैट लोड्स द कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन. मीन्स अब ये क्या करेगा? रेडी हो गया, अब लोड करेंगे उसको कहाँ पर? मेमोरी में. किस लिए?
अपनी जो फाइल रेडी हुई है रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉट नीडेड टू रन द एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब उसे कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की नीड नहीं है। तो लेट्स सी, दिस इज द फेसेस ऑफ कंपाइलेशन। मीन्स आपका सोर्स कोड है, सोर्स कोड कहाँ गया, प्री प्रोसेसिंग हुई ना, तो उसका कंपाइलेशन फेस में गया, पहले एनालिसिस हुए, फिर ये सिंथेसिस हुआ, मीन्स जिसमें सिंबल टेबल बनी, फिर हमें इंटरमीडिएट कोड मिल गया, फिर लिंकिंग, इंटरमीडिएट कोड के बाद असेंबली ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड किस क्या करेगा, लिंकर के पास जाएगा, जो हमारे डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के साथ लिंक करेगा। आफ्टर दैट वी गेट अ executable file which we load into the computer. Got it beta? This all are the about the compilation. कंपाइलर के बारे में था, इसमें क्या क्या किया। नेक्स्ट इज इंटरप्रिएटर। इंटरप्रेटर इज लाइक अ कंपाइलर बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपाइलर इन सम डेफिनेट मैनर। काम वही करेगा बट इसमें उसका तरीका डिफरेंट होगा। इट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एडिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। अगर जब हम अपना प्रोग्राम राइट करेंगे, पहली लाइन लिखी, वो पहली लाइन को ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कंपाइलर में हमने क्या किया था कि कंप्लीट हमने 10 लाइंस लिख ली। अगर हमारा 10 लाइंस का प्रोग्राम है तो 10 लाइंस के प्रोग्राम को उसने पहले कन्वर्ट किया, कंप्लीट पहले प्रोग्राम बना, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। अगर हमने 10 लाइंस हैं, वो पहले लाइन को करेगा, अगर ये एरर फ्री होगी फिर वो सेकेंड लाइन पे जाएगा, ठीक है। जब ये एरर फ्री होगी फिर से वही प्रोसेस होगा, एरर फ्री होगी, फिर उसको ऑब्जेक्ट कोड बनाएंगे। इसमें इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता, मीन्स जो ऑब्जेक्ट कोड पहले बन जाता है बीच में वो नहीं बनता। इसमें हमारे साथ के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनती रहती हैं, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता। ओके, इट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन बाय एडिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। मीन्स हर लाइन के लिए उसको लाइब्रेरी चाहिए, तो क्या होगा बेटा, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। बिफोर द कन्वर्जन ऑफ द सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन गेट्स कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड। तो फर्स्ट लाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, देन वो किस पे जाएगा, सेकेंड लाइन पर। इंटरप्रेटर फॉलो सेम मैनर ऑफ कन्वर्जन एग्जीक्यूशन फॉर द होल प्रोग्राम। ओके बेटा, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल कंपाइलर vs इंटरप्रेटर। कंपाइलर में आपका कंप्लीट सोर्स कोड है, कंपाइलर क्या करेगा, होल कोड को कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। हियर एग्जीक्यूटेबल विल रन एंड कंपाइलर सॉफ्टवेयर नाउ नॉट नीड एनी मोर। अब हमें कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब हमारा वर्किंग इंटरप्रेटर के साथ होगी, अगर हम इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं, वो कोड को 5 लाइन्स है तो 1 बाय 1 ही वो एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट कन्वर्टेड सिंगल लाइन ऑफ कोड। इंटरप्रेटर हर मीन्स जब भी हम उस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, इंटरप्रेटर हमें चाहिए। ओके बेटा, व्हाट इज द थिंग नाउ बेटा, मोस्टली एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, सी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनपुट, इट टेक्स द होल प्रोग्राम फॉर इनपुट। कंपाइलर होल प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 लाइन एज अ इनपुट इट टेक्स। ओके, आउटपुट में इट डेवलप्स अ मिडल ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करेगा, मिडल ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करेगा, बट इंटरप्रेटर डजंट क्रिएट एनी मिडल ऑब्जेक्ट कोड। मीन्स जो हमारा इंटरमीडिएट कोड था उसको नहीं क्रिएट करता इंटरप्रेटर। मेमोरी, कंपाइलर जब होल प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो उसे लेस मेमोरी रिक्वायर्ड होगी कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर। ओके, error, it show all error together with the line, it continues by showing error from 1 line at a time। बेटा सॉरी, मेमोरी में क्या था कि कंपाइलर ज़्यादा मेमोरी लेता है कंपेयर टू इंटरप्रेटर। ओके, ऑलवेज रिक्वायर्ड कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन, compiler is not further needed, but in the as we are talking about the interpreter, for every run of the program interpreter is needed even after successful interpretation। सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन होने के बाद भी हमें उस इंटरप्रेटर की रिक्वायर्ड होती है जब भी हम उस प्रोग्राम को दूसरे किसी सिस्टम में एग्जीक्यूट करते हैं। वर्कलोड, if we are talking about the workload, compiler decreases the workload because compiler is not needed again, but
interpreted we need continuous requirement, so it increases the workload. up to here we are doing today beta. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. ओके, नाउ जस्ट अप टू हेयर रिवाइज इट. थैंक यू.